प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ। आज के जिस सिद्धांत से आपका परिचय कराने वाला हूं, यह सिद्धांत जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति का सप्तम भाव में बैठने को लेकर है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न के स्वामी सप्तम भाव में बैठते हों तो उसे अपने दाम्पत्य को विशेषतया सजग होकर निभाना चाहिए या निभाना पड़ता है, या विवाहोपरांत कई बार मतभेद के बढ़ने के योग बन जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के लग्न से सप्तम भाव में बैठे हों, ऐसे जातकों के जीवन में विवाहोपरांत भी प्रेम संबंध में उतरते हुए उन्हें देखा जाता है। बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ उनके संपर्क विशेषतया रहते हैं। लग्नेश अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों तो उनको वो पसंद करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है, कुछ शास्त्रकार ये लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली के लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को अपना धन अपनी पत्नी को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो धन टिकता नहीं है। इसके साथ एक पक्ष और भी काम करता है। अगर लग्न के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों तो शंकालु प्रवृत्ति के कारण कई बार दाम्पत्य कमजोरी को प्राप्त करता है। ऐसा या तो पति कर सकता है या तो पत्नी भी कर सकते हैं। संपूर्णतया व्यक्ति का व्यापार, उसका दिमाग व्यापारिक होता है, और तो और वो सदैव हमेशा ही प्रगति के मामले में अपने आप को विचारों के अधीन बनाकर रखता है। वो कभी भी कुछ भी नहीं चाहता सिवाय उसके पास अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है। धन के इर्द गिर्द, व्यापार के इर्द गिर्द, और कभी भी बेरोजगार नहीं रहने का मन उस जातक का करता है। वो कभी भी बेरोजगार नहीं रहना चाहता है। लग्नेश का लग्न को देखना व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पष्टता, चरित्र में अच्छा गुण, और तो और नैतिकीय तत्वों को मजबूत करने का एक प्रबल लक्ष्य भी बना देता है। पर सामान्यतया अगर चूंकि ये गुरु, केतु और राहु के संपर्क में हो जाएं या शनि मंगल के संपर्क में हो जाएं, लग्नेश अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में हो जाते हैं तो कई बार आपको अतिरिक्त सावधानी भी बरतनी होती है। अगर लग्न के स्वामी सप्तम में बैठे हों और उन पर राहु, शनि, मंगल और केतु जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो विवाहोपरांत प्रेम संबंधों के होने के आसार और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। आगे एक सिद्धांत और कहता है जो इस कुंडली पे लागू होगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में अगर शनि बैठे हों और चतुर्थ भाव के स्वामी अगर जन्म कुंडली के लग्न में विराजमान हों तो ये अपने आप में एक महान राजयोग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में बैठेंगे, 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में ऊंचा लक्ष्य तो देंगे, पर साथ ही साथ व्यय के अतिरिक्त होने का योग भी दे देते हैं। व्यक्ति के जीवन में व्यय रहता है या वो व्ययातिरेक से युक्त रहता है। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के शनि अगर लग्न को देख रहे हों, व्यय पर नियंत्रण के साथ नौकर चाकर से संबंध अच्छा और मजबूत बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ जब तक कोई काम पूर्णतया सफल न हो जाए तब तक उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी होगी। ये बात बहुत आवश्यक होगा। अब आइए यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जो सबके लिए उपयोगी था। अब मूलतः इस कुंडली का अध्ययन करेंगे जो मेरे पास आई है तमिलनाडु, चेन्नई से। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म हुआ है जातक का वैशाख माह में। ऐसे लोगों के ऊपर माता पिता का बड़ा दारोमदार होता है और वो सफल भी होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तरायण का ये पक्ष होगा। उत्तरायण में शुभ ग्रह जितने होते हैं, सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा, ये सब बलवान होते हैं और जातक के जीवन में सकारात्मक खेल खेलते रहते हैं। शुक्रवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं लेकिन अस्त हैं। वारेस अस्त हो जाने के कारण सामान्यतः शुक्र अस्त होकर के भी परिणाम देते रहेंगे, पर फिर भी वो व्यक्ति के कंसंट्रेशन को डाउन कर सकते हैं या कई बार पित्त से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं, गले में इन्फेक्शन का खतरा भी दे सकते हैं। हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। उसके बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ये अपने आप में व्यक्ति को धनवान बनाने के लिए काफ़ी होता है। मन मस्तिष्क अच्छा होता है। व्यक्ति कल को चाहे तो स्वतंत्र कारोबार
कर सकता है, जिसमें वो मेडिकल से संबंधित, केमिकल से संबंधित, ऑटोमोबाइल से सेक्टर से संबंधित और खाने पीने से संबंधित, पब्लिकेशन से संबंधित कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वे देवा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। कपास की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर को सजा कर रखना चाहिए। अमावस्या को निश्चित रूप से दान करना चाहिए। द्वादशी और अष्टमी को भी निश्चित रूप से दान करना चाहिए चावल का। साध्य योग में जन्मा व्यक्ति कोई भी काम उसे देंगे तो वो निश्चित रूप से उसे साधने की पूरी कोशिश करता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। राजसिक प्रभावों से युक्त होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जोड़ने का काम करता है, अपने पीछे संपत्ति छोड़ने का काम करता है और एक जगह से नहीं तो कई जगह से धन कमाने की पूरी जुगत लगाता है और उसमें वो सफल भी रहता है। क्लियर है? पंचांग अच्छा बना हुआ है इस कुंडली का, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। वैसे भी लग्न में बुध विराजमान है, भले नीच के हैं लेकिन कम से कम उनका नीच भंग शुक्र कर, देव गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। लग्न में बुध नीच के होकर के भी कोई प्रभाव में कमजोरी नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानि च। लग्न में बुध वैसे भी 1000 दोषों का समन कर देते हैं। नीच होने के बावजूद भी वो नौमांस चक्र में परिवर्तन के कारण, द्विस्वाभाविक राशि में जाने के कारण कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देने वाले बनेंगे। जबकि दशमांसा चक्र में वो बुध वृष राशि में बैठ रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्रदेव उन्हें देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि बुध हर जगह अपने आप को सुरक्षित लगभग कर रहे हैं या ग्रह उनको सुरक्षित कर दे रहे हैं। कृतज्ञता, भल मानस, अच्छे लोगों से संपर्क, अच्छे लोगों से मैत्री, बालकपन करना और बचकानी हरकतें करना, ये इस कुंडली के प्रधान गुण होंगे। इसके अतिरिक्त कृतज्ञता इस कुंडली में बहुत अच्छा रहे। धर्म का बल, ज्ञान, अनुशासन, पुराणों का अध्ययन, बड़े लोगों से कपटपूर्ण व्यवहार न करना और थोड़ा पराक्रम नष्ट होना, ये भी कुंडली में दिखाई दे रहा है। अगर मैं ग्रह के डिग्री से परिचय कराऊं तो लग्न 3 अंश का बना है, जिसमें कई बार चांसेस बढ़ जाते हैं गलत निर्णय लेने के। 3 अंश का जो लग्न होगा वो प्रबुद्ध लग्न नहीं होगा, वो कमजोर लग्न माना जाएगा। इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले बहुत सावधान भी होना होगा। वैसे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनी हुई है, दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं। इस वजह से ये आपको युक्ति संगत बात करने वाला तो जरूर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रमा और बुध या चंद्रमा, राहु और केतु एक दूसरे के एक्सिस में आ रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति से गलत निर्णय भी होते हुए देखा जाता है। सूर्य जो इस कुंडली में रोग भाव के स्वामी होते हैं, प्रतियोगिता या नौकरी भाव के स्वामी हैं, उच्च के बैठे हैं, मैं इसे बहुत अच्छा कहूंगा, खराब नहीं है। ये कमजोरी अच्छी है, ये कमजोरी नहीं है, पर फिर भी ये कई बार आपके पैसे अटका सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हम किसी के साथ भी निवेश करें या पार्टनरशिप में जाएं तो हमें वहाँ ध्यान देना होगा। सूर्य की डिग्री आपके रिसर्च और अपने अंदर छुपी हुई कमजोरी को समझने में मदद करेगी और दरअसल आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी धन की चिंता भी डालेगी। जबकि चंद्रमा 27 अंश पे हैं, उनकी डिग्री का बल उनके दृष्टि को कमजोर करेगा। 10वें स्थान में धनु राशि बन रही है, जिसके स्वामी जन्म कुंडली के 7वें स्थान में बैठे हुए हैं। ये आपके कारोबार को और पिता के कारोबार को मजबूती दे रहे हैं। जबकि 10वें स्थान में चंद्रमा स्वतंत्र अकेले बैठ करके दृष्टि के बल से कमजोर होते हुए स्वतंत्र कारोबार के योग लगा रहे हैं। मंगलदेव जन्म कुंडली में डिग्री से कम है, 5 अंश के बैठे हैं, उनकी भी डिग्री कम होगी। मीन लग्न की कुंडली में भाग्येश होकर के 4 घर आगे बैठे हैं और उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस वजह से वहां वो कई बार पराक्रम को नष्ट करेंगे और कई बार भाई बहनों से मतभेद को बढ़ाने वाले बन जाएंगे, या कई बार व्यक्ति अकेलेपन में रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। यहाँ पे कई बार व्यक्ति का पराक्रम नष्ट होगा और यहाँ मंगलिक योग भी बनेगा। लेकिन 12वें भाव में चूंकि मंगल बैठे हैं और शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे मंगल शत्रुता पूर्ण व्यवहार करेंगे और व्यक्ति व्ययशीलता में जाने वाला होता है या व्यक्ति व्यय करने वाला होता है। दूसरा कि गुरु और शनि के केंद्र में होने के कारण ये जो मंगल का प्रभाव होगा वो लगभग समाप्त हो जाएगा और मंगल दोष लगभग भंग हो जाएगा, उनकी दृष्टि काम नहीं करेगी। बुध 18 अंश के हैं, 7वें भाव को देखेंगे। लग्नेश का 7वें भाव में बैठना कृतज्ञ और व्यक्ति को ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करने वाला, स्वच्छंद विचारों वाला, ज्ञानी, सुखी, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला,
धर्म में रुचि रखने वाला, दानशीलता के गुण धर्म से युक्त होता है। सप्तमेश का लग्न में बैठना, लग्नेश का सप्तम में बैठना, ये व्यापारिक नेचर देता है और व्यक्ति को व्यापार करने में महारत हासिल कर देता है। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति किसी का भी नुकसान नहीं करता है, अपने व्यापारिक नेचर को भले आगे बढ़ाता है, लेकिन किसी के लिए वो नुकसानदायक सिद्ध नहीं होता है। बुध अपनी पूर्णतया दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर व्यक्ति के व्यापार के गुणों में वृद्धि करेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति 16 अंश की दृष्टि के साथ वक्री होकर के काफी कुछ परिणाम छठे भाव का देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि लाभ भाव पे थोड़ी कमजोर, लग्न पे आयु, यश, वृद्धि, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, अनुशासन और धर्म की सुरक्षा करने वाला। नवी दृष्टि जन्म कुंडली के शुभ भाव पे तो नहीं, पर तृतीय भाव पे जा रही है, जहां के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के धन भाव में बैठ करके मेहनत से धन कमाने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि गुरु का जो प्रभाव होगा वो लग्न के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन लाभ और पराक्रम के लिए थोड़ा संकुचित व्यवहार करेगा। गुरु अगर राहु और केतु के संपर्क में है, वहां गुरु राहु और केतु के द्वारा कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि केतु का अंश 28 अंश का है और वहां वो कई बार राहु का विशेष बल गुरु को प्रभावित करेगा, जो व्यक्ति के सकारात्मक परिणामों में कमजोरी दे सकता है। उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो 23 अंश पे हैं, उनकी डिग्री व्यक्ति के आयु के और कंसंट्रेशन की सुरक्षा में सहयोगी होगी। निश्चित रूप से भले ही शुक्र अस्त हैं, पर फिर भी परिणाम करेंगे सांसारिक सुख, अनुभव, स्वस्थ आयु और अकाल मृत्यु से सुरक्षा करेंगे, जबकि कंसंट्रेशन पे गड़बड़ी दे सकते हैं, क्योंकि अस्त ग्रह अपने भाव का परिणाम कमजोरी से करता है। शनिदेव 27 अंश पे हैं, उनकी डिग्री काम नहीं करेगी। बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव की डिग्री यहाँ पे उनके दृष्टि को बाधित करेगी। इसका असर होगा कि शनि कहीं पे भी खराब परिणाम नहीं देंगे। सामान्यतया लग्न पे जो दृष्टि की बात मैंने पूर्व में की थी वो भी अब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रह की डिग्री उसके दृष्टि को बाधित कर रही है और ग्रह जहां बैठा है सिर्फ वहीं का परिणाम करेगा, कहीं वो देखेंगे नहीं। इस आधार पर गुरु, इस आधार पर बुध, इस आधार पर आपकी कुंडली के सूर्य और शुक्र, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु, ये 4 ग्रह की दृष्टि काम करेगी, जबकि मंगल, शनि और चंद्रमा की दृष्टि काम नहीं करेगी। राहु और केतु की दृष्टि भी लगभग काम नहीं करेगी, उनको तो वैसे भी दृष्टि बड़ा कम ही है। तो ये हिसाब से कुंडली बन जाती है। कुंडली को समझते हैं धन लाभ के मामले में, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इनके धन के हैं, तो लग्नेश का लग्न को देखना अच्छा होगा। और क्योंकि ये लग्नेश होकर लग्न को देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। वैसे स्वाभाविक धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना धन बचाने की स्थिति में कमजोरी देता है। धन लाभ यानी कि लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठ करके माता से सुख, मन शांत रहेगा तो काम बनेगा। मन को अनियंत्रित रखेंगे, गड़बड़ करेंगे, पाप रखेंगे तो धन लाभ नहीं होगा। स्वार्थी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही खाली ध्यान केंद्रित नहीं करना है, सबके लाभ के बारे में सोचना होगा, तब जाकर के शनिदेव आपको स्थिर और स्थायी संपत्ति देने के योग में लेके जाएंगे। पराक्रम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना, पराक्रम से धन आएगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, निश्चित रूप से व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त धन कमाने पर ही स्थिर होगा, अन्यथा वो अस्थिरता का प्रभाव झेलता रहेगा। पंचम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठना, यह अपने आप में महान राजयोग है, जो पिता के कारोबार और पिता के लिए जातक को भाग्यशाली बनाएगा। छठे भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना धन संपत्ति में रुकावट और कई बार धन का रुक जाना, पैसे का रुक जाना, नुकसान होना और आर्थिक समृद्धि में कमजोरी, बेवजह की चिंताएं ऐसा दे सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का लग्न को देखना, यह परिवर्तन राजयोग बनेगा, लेकिन ये मिथुन, धनु, कन्या और मीन में से मीन लग्न की कुंडली है, जहां गुरु यहाँ पे लग्नेश होने के बावजूद बाधक की भांति परिणाम करेंगे और अपनी दशा काल में राहु के बाद जब गुरु की दशा आएगी तो बाधाओं के साथ जातक का पक्ष मिलेगा। राहु की दशा मारक दशा की तरह काम करेगी, इस वजह से उस दशा काल में जातक को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यापार में थोड़ी बहुत मंदगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि फिर भी राहु चूंकि 28 अंश पे बैठे हुए हैं, तो अंतिम अवस्था जो इनकी रहेगी वो जातक के पक्ष में काम करेगी और निश्चित रूप से जाते जाते राहु मार्ग देकर जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम को देखना, सामान्यतया वो देख रहे हैं, इस वजह से आयु को सुरक्षा दे रहे हैं और अकाल मृत्यु से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके रिसर्च और कंसंट्रेशन को भी बढ़ा रहे हैं। नवम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, अपने भाव से 4 घर आगे गए हैं, तो पराक्रमी तो बनाएंगे,
पर सामान्यतः व्यक्ति कई बार धर्म करता है तो बताता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, दान करके किसी को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। दसम स्थान में स्वतंत्र चंद्रमा का बैठना, गुरु से केंद्र में होना और इस पे शनि का प्रभाव है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो व्यक्ति कल को अगर स्वतंत्र कारोबार करना चाहे तो कर सकता है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि जब तक व्यक्ति अपना कारोबार नहीं करेगा, चाहे राजनीति ही क्यों ना हो, तब तक व्यक्ति सफल नहीं होगा। सरकार से जोड़कर कोई भी काम करना हो तो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल टेंडर लेने का काम दे रहे हैं और यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा कारोबार में स्वतंत्र कारोबार, राजनीति का योग बना रहे हैं। जबकि यहाँ पे लाभ भाव में गुरु का तुला राशि में बैठना 1,00,000% इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति व्यापार करेगा, नौकरी के योग कम हो जाएंगे। दशमांशा चक्र से पहले नौमांश चक्र में सूर्य का स्वग्रही होना, शुक्र और मंगल का बैठना, पत्नी के आने के बाद सांसारिक सुखों की वृद्धि, चंद्रमा और बुध का बैठना तलाक के योग को कम करे। सप्तम भाव के स्वामी जो शनि बने हुए हैं वो गुरु के साथ हैं, अपना बल बढ़ा रहे हैं, मतलब पत्नी हावी रहेगी। और उसके बाद राहु यहाँ मीन राशि के बैठे हुए हैं, जो कई बार सास और ससुर का सुख व्यक्ति को दे रहे हैं। सूर्य और शुक्र का जो प्रभाव है यहाँ व्यक्ति को सास और ससुर का सुख संपूर्ण देगा और व्यक्ति को ससुराल से अच्छी खासी संपत्ति भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त में अगर जाकर के मैं बात करूं तो मेष राशि मेष लग्न, धनु राशि धनु लग्न, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बचाना होगा। बाकी इसके अतिरिक्त आप चाहें तो मीन राशि मीन लग्न के जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा में धन कमाना और नौकरी का योग उस दिशा में भी बना हुआ है। परमानेंट विदेश रहने का योग आपकी कुंडली में भी सामान्यतया बनेगा, क्योंकि उससे भी सुख की प्राप्ति होती नजर आ रही है। यहां तक क्लियर है। अब आगे मैं नक्षत्र के ऊपर चर्चा कर देता हूं। विचार करके देखिए तो अगर सूर्य भरणी नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, जहां शुक्र भी स्वतः अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत चिंता तो देंगे, लेकिन धनवान भी बहुत बढ़िया बनाएंगे। जबकि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में बैठ करके व्यक्ति को स्वतंत्र और वैचारिक रूप से उसे स्वतंत्र बनाने की तरफ उसे उन्मुख करेंगे। जबकि मंगल देव की बात करते हैं तो मंगल स्वतंत्र तो होकर के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। अपने नक्षत्र का बैठा ग्रह कभी कमजोर होता नहीं है, कुंडली को अतिरिक्त सफलता के मार्ग में लेके जा रहे हैं। मंगल देव 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से भाइयों से लाभ हो सकता है, ये बात भी समझना होगा। लेकिन कई बार उनके साथ संबंधों में गड़बड़ी भी होगी। धन लाभ होगा लेकिन वैचारिक मतभेद दिखाई दे सकता है। कई बार तो व्यक्ति को अकेले भी होते देखा जाता है। मंगल जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को संपूर्ण एनर्जी वाला बनाएंगे, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी और अपने प्रति व्यक्ति का सकारात्मक रवैया सदैव उसे आगे बढ़ाने में मदद करता रहता है। बुधदेव रेवती नक्षत्र में है, क्या बात है, अपने ही नक्षत्र का बैठा यहाँ भी ग्रह, शुक्र अपने नक्षत्र में, मंगल अपने नक्षत्र में, बुध अपने नक्षत्र में आ गए। शुक्र जन्म कुंडली में अष्टमेश तृतीयेश पापी भाव के स्वामी होते हैं, पर फिर भी बलवान है तो व्यक्ति के सुखों की वृद्धि करेंगे। बुध जन्म कुंडली के सप्तमेश और चतुर्थेश होते हैं, स्वग्रही हैं तो धन जोड़ने का काम करेंगे। मंगल जन्म कुंडली में भाग्येश होकर के स्वतंत्र होकर के बैठे हैं तो भाग्य की सुरक्षा देंगे। उसके बाद गुरुदेव की बात करते हैं तो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, यहां भी वो मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे तो देव गुरु का प्रभाव जातक के पक्ष में काम करेगा और व्यक्ति के व्यापार, दिनचर्या, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और यशस्विता की वृद्धि करेंगे। जबकि शुक्रदेव अपने नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति को धन संचय करने की तरफ उन्मुख करेंगे। शनिदेव जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके जातक को न्यायप्रिय और सुखी बनाएंगे। जबकि राहुदेव जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र में बैठ करके जातक के जीवन में अनुभव और एक्सपीरियंस जोड़ने का काम करेंगे। आपको बहुत जगह से बहुत सारी चीजें, कभी व्यक्ति लेखक है, कभी कवि है, कभी इंजीनियर है, कभी डॉक्टर है, कभी वो मैकेनिक है, क्या ही नहीं है, सब कुछ है, क्योंकि लग्न में राहु ऐसा बहुत सारा परिणाम कर जाते हैं। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो हमें किस दशा काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वो दशा रहेगी राहु और केतु की जो आने वाली है। राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य में दांत, दिनचर्या और पेट का ध्यान रखना होगा। जबकि गुरु, बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, शनि सारे आपके पक्ष में काम करेंगे। सिर्फ राहु और केतु ही आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो आप सूर्य की दशा में, शनि की दशा में, यहां तक कि गुरु, शुक्र, राहु और केतु की दशा में भी सुख भोग सकते हैं। जबकि मंगल और बुध कई बार परेशान कर सकते हैं। हालांकि मंगल की दशा में फिर भी लाभ होगा, पर बुध की दशा में कई बार मतभेद दिखाई दे रहा है, उस दौरान पैसे अटक सकते हैं। भाग्य का लाभ शनि, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि भाग्य में संघर्ष होगा मंगल और सूर्य की अंतरदशा में, यहाँ पे आपको भाग्य में रुकावट देखने को मिल सकती है।
होरा चक्र के आधार पर गुरु, मंगल, राहु, केतु और बुध की दशा धन देने वाली तो होगी, पर निश्चित रूप से उस समय इरिटेशन भी होगा। जबकि शुक्र, चंद्रमा, शनि और सूर्य ये मानसिक शांति देंगे और धन बचाने की तरफ आपका ध्यान लेकर जाएंगे। संतान के पक्ष में गुरु और चंद्रमा सपोर्टिव होंगे, जबकि मंगल और शनि भी आपको संतान का सुख देंगे। इस कुंडली में संतति का सुख 100% से भी ज्यादा है, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि संतति आपसे ज्यादा भाग्यशाली और यशस्वी होगी। ये विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर मैंने बात बताई। सूर्य 100% परिणाम करेंगे। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। मंगल देव को बल देने के लिए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और बजरंग बली के 12 नामों का नित्य उच्चारण 12 बार करना होगा। देव गुरु को बलवान बनाने के लिए गाय की सेवा, हालांकि वो 100% परिणाम देंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में वृद्ध हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इत्र लगा सकते हैं, हो सकता है तो स्नान के जल में थोड़ा दही भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में मृत प्राय हैं, जिन्हें उन्हें होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे, जो संपत्ति जोड़ने का काम करेंगे। जब तक कोई काम बन ना जाए तब तक किसी से उसके बारे में कोई चर्चा मत करिए। राहु और केतु का प्रभाव जो रहेगा वो 25% का है, और मैं समझता हूं कि राहु और केतु आपकी कुंडली में परेशान करेंगे, जिसके लिए हमें अभी से ही तैयार रहना होगा। राहु केतु की दशा 2027 के अक्टूबर से शुरू होगी। लाजवर धारण करें, काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ करें। नियमित दिनचर्या के पालन के साथ राहु में शुक्र, राहु में सूर्य, राहु में राहु, राहु में केतु, ये सब जब तक नहीं आ जाते हैं, मतलब राहु में शुक्र से पहले अर्थात 2039 से पहले, हमें निवेश से पहले, अपने ऊपर निवेश से पहले, मित्रता से पहले और उसके बाद गलत संगति से पहले अंतरजातीय विवाह आदि की तरफ हमारा दिमाग जा सकता है। गलत लोगों के भ्रम में जा करके हम कई बार अपने धर्म और संस्कृति की हानि कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु कई बार जब हावी होते हैं तो व्यक्ति को इस तरीके का ही नुकसान करवाते हैं, जहां व्यक्ति अपने परंपराओं से बिल्कुल ही अलग विलग हो जाता है और बाद में चल के पश्चाताप की अग्नि में जलता है। सामान्यतया इस कुंडली में कोई भी ऐसा दुर्योग नहीं है जो जातक को परेशान करे, पर फिर भी मंगल का 12वें भाव में होना और सूर्य और शुक्र का द्वितीय भाव में कंफ्यूजन पैदा करना, ये कई बार कुंडली को विचार करने पर विवश करता है। और सामान्यतया हमारे दिमाग में जो भी विचार बन रहे हों, जो भी थॉट क्रिएट होते हों, हम उसको पहले जांचेंगे, माता पिता से उसके बारे में पूछेंगे, तब जाकर के किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल हैं जो 12वें हैं, और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जो चंद्रमा हैं जो 10म में हैं। 10म भाव में पंचम भाव के स्वामी का बैठना बहुत अच्छा है। विचार करके देखिए तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठकर दसम को देखना, ये बहुत अच्छा है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का पंचम को देखना, यश और प्रतिष्ठा का योग इस कुंडली में निश्चित रूप से लगा हुआ है। पर सामान्यतया पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि कई बार परिणाम में विलंब के योग भी बनाएगी। दूसरा कारण, अगर इनकी दृष्टि कमजोर है तो अच्छी बात है, पर सामान्यतया जन्म कुंडली के 12वें और 11वें भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं, माता को आयु दे रहे हैं, पर कई बार मानसिक क्लेशों की वृद्धि भी कर रहे हैं। क्लियर है? लाजवर्त धारण करना होगा अगले साल के अक्टूबर से। अभी दशा अच्छी चल रही है, इसको और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है बजरंग बली की पूजा करके। क्लियर है? जीवन पर्यंत अगर कोई रत्न आपकी कुंडली में बनेगा तो मेरे हिसाब से इस कुंडली में गुरु का रत्न पुखराज, जो आप जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। राहु की दशा में अगर लाजवर्त धारण करना होगा तो उसको गले में पहन लीजिएगा, और लाजवर्त के साथ अगर पुखराज पहनते हैं तो दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, जैसे मैंने पहना है, इससे आप स्वर्ण में धारण कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ चरित्रवान बना के रखना और बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना, विश्वास बहुत जल्दी कर लेना इस कुंडली की कमजोरी है। और कई बार व्यक्ति बहुत झांसे में जल्दी किसी के आ जाता है, ये भी इस कुंडली की कमजोरी है। सामान्यतः थोड़ा कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ता है जीवन, लेकिन 34वें वर्ष के बाद, क्योंकि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, तो 34वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में अखंड सफलता के योग बनते हैं। मंगल की दशा इस कुंडली में भाग्योदय का कारण तय करेगी। गुरु भी इस कुंडली में भाग्योदय के कारण बनेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ। क्लियर है? अब कुंडली के कुछ बेसिक चीजों पे मैं परिचय करा देता हूं। अब यहां से कुंडली के कुछ बेसिक चीजों से आपका परिचय करा देता हूं। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो उत्तराषाढ़ा है। कर्क और वृश्चिक वालों से मैत्री अच्छी रहेगी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ, दक्षिण और पूर्व की तरफ भी। विवाह के लिए मेष राशि, कन्या राशि, मीन राशि, धनु राशि, ये राशियां विवाह के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। विवाह के लिए अभी तो आपके पास काफी समय होगा, पर फिर भी 2027-28 के बाद विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे, जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त दशमांसा चक्र में जो बात मुझे समझ में आ रही है उसमें गुरु, सूर्य और चंद्रमा, शनि और मंगल ये दशमांसा चक्र को इतना ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं जो जातक के करियर को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बेहतरीन बना रहे हैं। नौमांस चक्र में लग्न कुंडली के 6वें भाव के स्वामी हैं, इस वजह से दाम्पत्य पे फोकस बढ़ाना होगा, विवाह मिलाकर करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बिना विवाह मिलाए, कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। अंक के आधार पर 1 और 4 अंक अच्छा रहेगा। रंग गेरुआ और सफेद बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दशा में गुरु, राहु की दशा में शनि, राहु की दशा में मंगल, ये सब कमजोर जाएंगे। जबकि गुरु की दशा की अगर बात करते हैं तो गुरु की दशा में गुरु की दशा में शनि न्यूट्रल होंगे, गुरु की दशा में बुध सामान्यतः थोड़े मतभेद के साथ, जबकि गुरु की दशा में शुक्र, गुरु की दशा में सूर्य, गुरु की दशा में चंद्रमा, गुरु की दशा में मंगल, ये सब अच्छे जाएंगे। फिर अंतिम में आपको गुरु की दशा में राहु कमजोर जाएगा। उस समय व्यापार कमजोर होगा, स्वास्थ्य कमजोर होगा और हो सकता है तो वो मारक ग्रह की सबसे अंतिम दशा होगी। ये बात है। इतनी सारी बातें हैं। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में दान करिए। इसके अतिरिक्त भरणी, पुनर्वसु, हस्त, रेवती और आर्द्रा, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक दिन मंगलवार का और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। जीवन पर्यंत रत्न मैंने बताया है। बाकी इस कुंडली में चंद्रमा से 3रे घर में मंगल का होना बहुत अच्छा है। चंद्रमा से 4थे घर में बुध का होना कंफ्यूजन पैदा करेगा। चंद्रमा से 4थे घर में राहु का होना दिनचर्या को बाधित, पिता के साथ संबंध को कमजोर। चंद्रमा से 5वें घर में सूर्य का होना यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, युक्ति संगत बात करने वाला और बुद्धिमान बना देगा। चंद्रमा से 5म घर के शुक्र सुंदर दाम्पत्य। चंद्रमा से 7वें घर के शनि आलसी। चंद्रमा से 10वें घर के गुरु प्रतिष्ठा पन्न बना देना, समाज में प्रतिष्ठित होना, नौकरी दूसरों को देने वाला। जबकि चंद्रमा से 10वें घर के केतु धार्मिक और अपने पूर्वजों की बातों पे विश्वास करते हुए भी कई बार संशय उत्पन्न करने वाला बना देते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।